हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, मैंने परसों ही आप लोगों को अनाउंस किया था, आप लोगों से वीडियो में बताया भी था कि हम लोगों ने जो घटना चक्र आई दृष्टि की जो मैगजीन आई थी 1 ईयर की पूरी कंप्लीट की हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। साथ ही साथ मैंने घटना सार की भी जो हाफ ईयरली मैगजीन आई थी जनवरी से जून 2024 की, वो भी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी थी। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स की या फिर बिहार पीसीएस की, तो उसके लिए जो दो मैंने मैगजीन कंप्लीट कराई है हैंड रिटन नोट से, आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आई दृष्टि के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। लेकिन उन क्वेश्चंस के फॉर्म में भी अगर आप उसे तैयार कर लेते हो तो सबसे बेस्ट हो जाएगा जो है कि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मैंने अनाउंस भी किया था, वीडियो में बताया था कि 950 प्लस एमसीक्यूज मैं पूरी की तरीके से क्या करूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, उसी सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं जिसको लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा। लेकिन अब मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहां पर हम पहला ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और अच्छी बात क्या होगी इस पीडीएफ की, क्योंकि ये पूरे 950 से अधिक जो एमसीक्यूज है यहीं पर आपको प्रश्न के साथ उत्तर भी दिए रहेंगे, व्याख्या भी दी रहेगी। जैसे अरविंद पनगड़िया जी को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही बात है। संविधान के अनुच्छेद 180 के 1 के अनुपालन में भारत सरकार ने राष्ट्रपति को मंजूरी से 16वें वित्त आयोग की स्थापना की। अब यहां पर ध्यान देना कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आप कहोगे हाँ सर 16वें वित्त आयोग तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, जबकि 15वें वित्त आयोग की अगर हम बात करेंगे तो एनके सिंह साहब थे। लेकिन एक मिस्टेक क्या हो रही है दोस्तों, यहां पर यह मिस्टेक हो रही है कि अनुच्छेद 180 नहीं होता है, बल्कि अनुच्छेद 280(1) के तहत हम वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो इसीलिए दूसरा गलत हो गया, केवल पहला ही सही है। अब यहां पे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, व्याख्या को, तो दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 180 नहीं होना चाहिए था, बल्कि अनुच्छेद 280(1) होना चाहिए था। और ऋत्विक रंजन पांडे जी को आयोग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। हालांकि मैंने आपको बताया भी था कि ये जो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें आपके घटनासार भी शामिल होगी, क्रॉनिकल भी शामिल होगी, आई दृष्टि मैगजीन भी शामिल होगी, साथ ही साथ प्रतियोगिता दर्पण भी शामिल होगी। 4 से 5 स्टैंडर्ड मैगजीन का पूरा जो है कि कंपाइलेशन रहेगा। और मैक्सिमम जो है कि मैंने नोट्स जो कवर कराए हैं आई दृष्टि में और घटनासार में, उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जिन लोगों ने मेरे साथ क्लासेस की होंगी उन्हें बिल्कुल ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा भारत के द्वारा पहली पनडुब्बी आधारित पर्यटन सुविधा प्रारंभ की गई। यानी कि पनडुब्बी जो हमारी नौसेना के लिए होती है, लेकिन पहली बार हो रहा है कि हम पनडुब्बी को एक पर्यटन के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका गुजरात। यह भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा होगी, जिसे द्वारका गुजरात में शुरू किया गया है। अब आगे यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित पायरोलिसिस तेल को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करके अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और कार्बन प्रमाणन प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। तो ये पूछ रहा है कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट पे आधारित आपकी जो पायरोलिसिस तेल को रासायनिक रूप से केमिकल को क्या करे, रिसाइकिल करने वाली, तो ये भारत की जो पहली कंपनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई है। और इसके साथ ही रिलायंस की जामनगर रिफाइनरीज ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली रिफाइनरीज बन गई है। जितना भी आप प्लास्टिक कचरा रखते हो उस पे आधारित ये पायरोलिसिस तेल को क्या करेगी, रासायनिक रूप में पुनर्चक्रित कर लेगी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे, हाल ही में जारी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, जिसको हम लोग असर रिपोर्ट कहते हैं, जो महाराष्ट्र का एक एनजीओ है वो जारी करता है, जिसने 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग कितने बच्चे प्रतिशत अंग्रेजी में पढ़ सकते, मतलब वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये इस रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है 43% ऐसे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में कोई वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, स्पेशली प्राइमरी अपर प्राइमरी को अगर आप देखोगे तो वहां पर हमारी वर्तमान सरकारों के द्वारा भी हिंदी और गणित पर ही सबसे ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कि पहले बच्चे को हिंदी और गणित से रूबरू कराया जाए। जबकि वहीं इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से ही अंग्रेजी से परिचित कराया जाता है, जिससे वो एक नई भाषा सीख पाते हैं। और जबकि असर रिपोर्ट क्या होती है, सामान्यतः गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट कॉलेजेस पे ही अपना अध्ययन करते हैं। तो यह रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन, एक प्रथम नाम का जो फाउंडेशन है उसकी ओर से बियॉन्ड बेसिक्स नाम के एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें इन्होंने कहा कि 43% ऐसे बच्चे हैं जो 14 से 18 वर्ष के हैं जो 1% भी क्या कर रहे हैं, मतलब वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष कौन सा राज्य रहा। आपने तो पढ़ा होगा कि सबसे अधिक बाघ कहां पर पाए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा भाई महाराष्ट्र में। लेकिन यहां प्रश्न पूछ रहा है कि बाघों की सबसे अधिक मृत्यु कहां पे होती है, तो ये महाराष्ट्र में होती है, एमपी में नहीं। ठीक है,
2023 में कम से कम 177 बाघों की मृत्यु हुई है और जिसमें सबसे अधिक 45 बाघों की मृत्यु महाराष्ट्र में दर्ज की गई, जबकि सबसे अधिक बाघ कहां होते हैं? एमपी में होते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों को अपडेट देता हूं दोस्तों, क्योंकि कल मैंने दिवाली ऑफर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के लिए दिए थे, उसकी डिटेल में अपडेट यहां पर दे देता हूं आपको। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो ऑफिशियल ग्लैंस एकेडमी का जो मेरा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर मैंने कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास इसे पोस्ट किया था दिवाली ऑफर पे। जो हमारे जितने भी ऑल हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, चाहे वो घटना चक्र के हों, तपस्या नोट्स हों, लक्ष्य भेद नोट्स हों, करंट अफेयर्स सारी दृष्टि हो, सभी पे आपको 35% का ऑफर मिल रहा है इस समय। और अगर आप ये पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ओनली मैसेज करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी ऑफर से रिलेटेड आप मैसेज करेंगे, वहां पे आपको मेरी टीम रिप्लाई कर देगी। आपको यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को अगर आपने फॉलो किया होगा तो यहां पर आप अपने यूट्यूब में अगर डालते हैं ग्लैंस एकेडमी, 60,000 से मतलब 60,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। यहां पर ही मैंने कल इस वीडियो को डाला था जिसमें मैंने ये बताया था, देखिए 7 घंटे पहले ही दिखा रहा था। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो दिवाली ऑफर के लिए मैंने डाला था, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, सारी नोट्स की डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। चलिए टॉपिक पे दोबारा चलते हैं। तो आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर पे टीम से बात करके आप लोग अपने नोट्स ले सकते हो। इस समय बहुत बड़ा ऑफर दिया जा रहा है जो कि दिवाली ऑफर है, केवल 2 दिन वैलिड रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी, बिल्कुल ठीक है, और जिसमें 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे, यह भी सही है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कहा जाता है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना करके है, सूर्योदय योजना के नाम से नहीं है, लेकिन अगर इसमें दे रहा है उससे मिलता जुलता ही वर्ड है तो आप इसको सही मान सकते हो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। और इस योजना के बारे में भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में डिटेल से बताया भी था। अब यहां पर आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या भी अगर आप देखना चाहोगे कि इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना है। और 2014 में केंद्र सरकार के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य था 2022 तक 40 गीगावाट की सोलर क्षमता को प्राप्त करना था। तो ये रूफटॉप सोलर पर योजना शुरू की है, लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इसके तहत हमने ये दोनों प्रोविजन को फॉलो किया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे बनाया गया? तो अगर हम उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे, तो जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि रिंकी, शेफाली वर्मा, निखत जरीन या पिंकी, तो यहाँ पे आप देखोगे पिंकी जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से हैं और ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल पिंकी में मुख्य भूमिका निभाने वाली पिंकी को निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई जाएगी और इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, अगर हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं कि विश्व के सबसे मजबूत करेंसी और उनकी रैंक को सम्मिलित करना है कि विश्व की सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी किसकी है। अब यहाँ पे आप डॉलर को, युआन को, पौंड को मत ढूंढिए, ये यहाँ पर इन्होंने जो लिखा है, जो ऑप्शन दिया है, ये आपको मध्य एशियाई देशों से संबंधित है, या यूं कहें कि पश्चिम एशियाई देशों से। तो अगर आप देखोगे कुवैती दिनार को सबसे नंबर 1 रैंकिंग दी गई है, ठीक है, कुवैत को। और दूसरे नंबर पे ओमान की जो रियाल है इसको तीसरा रैंक दिया गया है। और इसके बाद अगर आप देखोगे बहरीन को, तो बहरीन को दूसरा स्थान दिया गया है और जॉर्डिनियन दिनार को देखोगे तो इसका चौथा स्थान दिया गया है। आगे प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां पे खोजा गया है? तो अमेरिका में खोजा गया। कहां पे? अमेरिका में। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो है कि भंडार है, उत्पादन नहीं हो रहा है, भंडार हो रहा है, बल्कि यहाँ पे अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के नीचे विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की है। किसने की है? अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने, और कैलिफोर्निया के साल्टन सागर के पास। तो कैलिफोर्निया कहां पे? अगर आपने देखा होगा अटलांटिक ओशन में मैक्सिको के पास जो है कि वो लटका हुआ जो पार्ट है, जो मैक्सिको का हिस्सा भी होता है, तो वहीं पर इसको खोजा गया। पद्म पुरस्कार 2024 से समय, यह भी मैंने बताया था कि पद्म पुरस्कार 2024 के तहत 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्मश्री दिया गया, मतलब पद्म भूषण, और 110 लोगों को पद्मश्री भी दिया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर हम बात करें पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं भी शामिल हैं, तो आप देखोगे ये भी सही है। बिंदेश्वरी पाठक जी जो कि इंटरनेशनल सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था, यह भी सही है। एम फातिमा बीबी को मरणोपरांत
तदुपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी सही है। एम फातिमा बीबी कौन थी? ये हाई कोर्ट की, किसी भी हाई कोर्ट की पहली जज बनने वाली पहली मुस्लिम महिला थी और सुप्रीम कोर्ट में भी ये पहली महिला थी जो जज बनी थी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो, लेकिन वो पहली महिला थी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डी ऑप्शन हो जाएगा कि इससे संबंधित सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं जो मैंने करंट अफेयर्स में कराए भी थे, और इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। हालांकि आपको बता दूं कि इसकी जो घोषणा की जाती है वो 25 जनवरी को की जाती है, और ये जो पुरस्कार होते हैं गृह मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किए जाते हैं। अब यहां पर आगे देखते हैं, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली, अब यहां पे देखो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? निवेश बैंक की पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएंगी नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो 1 जनवरी 2024 में स्पेन की नादिया कैल्विनो ने यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। क्या किया है? पदभार संभाला है। अब यहां पर हम सूची की बात करेंगे, सेकंड सूची की बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और कुछ लेखक हैं, जैसे वाई भारत मैटर्स, इससे सम्मिलित हो गया, सचिन @50 हो गया, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स हो गया, ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। और अच्छी बात क्या है कि ये चारों ही पुस्तकें मैंने घटनासार में कवर की थी। हालांकि आई दृष्टि में कवर नहीं किया था, लेकिन घटनासार में मैंने ये चारों ही पुस्तकें कवर की हैं। तो यहां पर देखोगे कि वाई भारत मैटर्स, तो ये हो जाएगी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। और सचिन @50 की बात करेंगे तो ये आपके बोरिया मजूमदार ने लिखी है। इसके बाद अगर आप देखोगे गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, तो ये MJ अकबर साहब ने लिखी है। और ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये आपके रोहित लांबा जी ने लिखी है। आगे चलते हम लोग यहाँ पर मोटे अनाजों से संबंधित हम बात करेंगे यहाँ पे कि मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न महोत्सव या अन्न प्रोत्साहन प्रारंभ करने की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के तहत बाजरा उगाने वालों को प्रति किलोग्राम 10 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि जो भी किसान अगर बाजरा उगाता है, अगर 1 किलोग्राम भी वो बाजरा उगा रहा है तो सरकार उसको 10 रुपए देगी। और इस तरीके से अगर वो 100 क्विंटल या 100 किलो, लगभग 1 क्विंटल 2 क्विंटल अगर वो पूरी तरीके से बाजरा का उत्पादन कर रहा है तो सरकार उसको 1000 रुपए जो भी उसकी धनराशि बनेगी वो उसको क्रेडिट कर देगी उसके खाते में। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम बात करें, इससे संबंधित सत्य कथनों की पहचान कीजिए। यह कार्यक्रम विमानन क्षेत्र में देश की बेटियों की भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस कार्यक्रम के तहत लड़कियों और महिलाओं के लिए 150 स्थानों पे स्टेम लैब स्थापित किए जाएंगे। तो ये दोनों ही बातें सही हैं। अच्छा, स्टेम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये और यहाँ पे एक M और होना चाहिए था जिसको हम लोग मेडिकल कहते हैं। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिकल, इन चारों ही 5 सेक्शन में लड़कियों की जो पढ़ने की क्षमता है उसको और वृद्धि की जाएगी, इसीलिए यह स्टेम योजना बनाई जा रही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेम सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पीएम मोदी जी ने 19 जनवरी 2024 को अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र बंगलुरु के उद्घाटन के दौरान बोइंग सुकन्या कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तो कहां से शुरू किया गया था? ये बंगलुरु से शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। तो SKAO की स्थापना कहाँ होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और अफ्रीका के अंतर्गत, यानी भारत नहीं आएगा इसमें आएगा बल्कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें SKAO, इसका मतलब क्या होता है AO का? तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रस्तावित रेडियो टेलीस्कोप भी है और ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा। अब बात करेंगे हम आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि 6 जनवरी 2024 को इसरो ने आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट 1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। तो पहला स्टेटमेंट दोस्तों पूरी तरीके से सही है। दूसरा है, इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से प्रक्षेपित किया था, यह भी सही है। आपको बता दें कि हमारे जो ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारे पास L1 करके L1 है, L2 है, L3 है, L4 है और L5 है, 5 ऐसे लैग्रेंज बिंदु हैं। लेकिन जो आदित्य सोलर मिशन था, आदित्य L1 मिशन, इसे हमने L1 पे रखा था, लैग्रेंज पॉइंट 1 पे, इसीलिए इसको L1 भी कहते हैं। L1 क्या होता है या लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? जहां पे दो ग्रहों का जो है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होता है जिसपे क्या होता है, इस ग्रह का भी और इस ग्रह का भी ग्रेविटेशनल मास क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी यहां पर अगर हम किसी भी उपग्रह वगैरह को स्थापित करेंगे तो वो न तो सूर्य की तरफ जाएगा और न ही वो अर्थ की ओर आएगा। तो ऐसे ही पॉइंट को हम ग्रेविटेशनल मतलब कि लैग्रेंज बिंदु कहते हैं।
तो यहाँ पे दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला के रूप में कार्य करेगा। पूछा जा रहा है भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क वाला टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व बन गया। हालांकि इसका विस्तार 2 जगह पाया जाता है, एक MP में भी होता है और एक महाराष्ट्र में भी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क जो बना हुआ है वो आपके बनेंगे महाराष्ट्र वाले में। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र की अगर बात पूछेगा तो हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला है, जो कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि सर हमने तो पढ़ा था डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र, फिर ये पार्क क्या है? तो दोनों में अलग अलग बातें लिखी हैं, दोनों ही चीजें मैंने करंट अफेयर्स में क्लियर की थी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में पहले स्वदेश निर्मित किस अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि UAV, एक तरीके से ड्रोन होता है, और इसका उद्घाटन करने की बात की गई है? तो यहां पे आप देखोगे सही ऑप्शन हो जाएगा इसका दृष्टि 10 स्टार लाइनर, जिसको कहा जाता है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है। यह 36 घंटे तक कार्य करने में सक्षम है और यह 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला एक उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म भी एक तरीके से बन गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखते हैं, किस संगठन ने जनवरी 2024 को नई दिल्ली में रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण ICD-11 के मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड को जारी किया है? तो ये जो आपको दिया गया है जारी करने की जो संस्था है वो हो जाएगी WHO। और आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही इस तरीके की चीजों को करता है, जिसमें ASU का मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया और सिद्ध हो गया। A फॉर हो गया आयुर्वेद, U फॉर हो गया यूनानी और S फॉर हो गया सिद्ध। हालांकि हमारे यहाँ आयुष पद्धति में 6 पद्धति आती है, जिसमें आपके होम्योपैथ भी आती है, ठीक है। ये 6 प्रकार की मैंने बताई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन करते हैं। तो ये बात सही है। और इस सैनिक स्कूल का नाम गुरु गोरखनाथ गर्ल्स स्कूल रखा गया? नहीं मेरे दोस्त, इसका जो नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। क्या नाम रखा गया है? संविद गुरुकुलम करके यहाँ लिखा हुआ भी है, देखिए संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, जो कि 2019 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश को मंजूरी दी गई थी। और 2019 के बाद से ही यह प्रयास किया जा रहा है कि लड़कियां भी अब आर्मी में, यानी हमारी डिफेंस पावर जो है उसको और मजबूत करें। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? यानी नेविगेशन जो सिस्टम मैपल्स ऐप फॉर दुर्घटना है ना, उस पे हॉटस्पॉट को मैपिंग करने वाला कि कौन कौन से ऐसे प्रोन एरिया हैं जहां पे आपके दुर्घटना ज्यादा हो सकती है, इस तरीके की डिटेलिंग करने वाला पंजाब आपका पहला राज्य हो गया है। मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया। विंग्स इंडिया 2024 की बात कर लेते हैं। तो विंग्स इंडिया 2024 भारत का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। यह द्विवार्षिक कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित किया गया। तो ये 2 वार्षिक कार्यक्रम है, यानी 2 वर्ष में एक बार होता है, जिसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी एविएशन मिनिस्ट्री और फिक्की जो कि हमारा व्यापारिक संगठन है, इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरीके से क्या उत्तर हो जाएगा? दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। इस प्रदर्शनी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने स्वदेशी नागरिक प्लेटफॉर्मों जैसे हिंदुस्तान 228 विमान और हेलीकॉप्टर ध्रुव का प्रदर्शन भी किया था। निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किस देश ने लॉन्च किया? जो कि चंद्र मिशन है और निजी क्षेत्र का है। तो ये जो लॉन्च किया गया था ये USA के द्वारा लॉन्च किया गया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस USA के वॉल्कन रॉकेट के द्वारा पेरेग्रीन लैंडर को प्रक्षेपित किया गया और यह अमेरिका स्थित एक निजी अंतरिक्ष कंपनी एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है। आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे देखते हैं। 4 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में 928 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। 4 जनवरी 2024 को। आगे कह रहा है PM श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया। इस योजना के माध्यम से
5 वर्षों में पूरे भारत में 1500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और एक नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उससे जोड़ने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा ही सही है। अगर हम बात करें तो 1500 स्कूल नहीं थे, केवल 14,500 स्कूल थे। कितने थे दोस्तों? पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कनेक्ट भी किया जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या थी ना ये गलत थी कि 1500 नहीं बल्कि 14,500 थे, 14,500 हम कह सकते हैं। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और सब पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने? तो यह भी मैंने बताया था, ये आपके फ्रांस के हो जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को देश का नया पीएम नियुक्त किया है और अटल ने एलिजाबेथ वर्ण का स्थान लिया है। तो ये हो गया स्टेटमेंट। नेक्स्ट है अटल सेतु की बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अटल सेतु जी के बारे में बात करेंगे। तो अटल सेतु के संदर्भ में बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को नवी मुंबई में अटल सेतु का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही। अटल सेतु भारत का दूसरा सबसे लंबा समुद्री पुल हो गया। 21.8 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक भी कहा जाता है। तो अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट सही मिलेगा वो मिलेगा केवल पहला और तीसरा। क्यों कह रहा हूं दूसरा गलत? क्योंकि ये दूसरा नहीं बल्कि पहला सबसे लंबा समुद्री मार्ग हो चुका है। सबसे लंबा समुद्री पुल ये पहला है, दूसरा नहीं है। इसीलिए बी ऑप्शन से होगा कि 1 और 3 तो सही दिया हुआ था लेकिन आपने दूसरा गलत कर दिया स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखो अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल हो चुका है और इस पुल से सिवरीन और नहावा सुबह के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर मात्र 20 मिनट का रह गया है। यानी जहां लोगों को 2 घंटे लगते थे अब केवल और केवल 20 मिनट लगेगा और आप पहुंच जाओगे। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? क्योंकि इससे पहले घुड़सवारी में कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया था किसी को। राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह है। कौन है दोस्तों? राजस्थान की दिव्य कीर्ति सिंह। ये राजस्थान की घुड़सवार दिव्य कीर्ति सिंह राठौर घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला एथलीट हैं अभी तक। चलिए आगे अगले प्रश्न पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, नीति आयोग के द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी 2005-6 शीर्षक से जारी परिपत्र के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। विगत 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से उबरने वाले में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य रहा है। बिल्कुल, लगभग यहाँ से 5 करोड़ गरीब जो है कि बाहर हो गए हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे निकल आए हैं, बहुआयामी गरीबी से बाहर हो गए हैं। और दूसरे नंबर पे 3 करोड़ गरीबों को बाहर करने वाला राज्य बिहार है। फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 5.9 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। देखो मैंने लगभग 5 करोड़ बताया लेकिन यहाँ पे लगभग 6 करोड़ पहुंच गए हैं। ठीक, दूसरी बात करेंगे कि वर्ष 2022-23 में भारत और उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी क्रमशः 11.28% और 17.40 रह गई है। अर्थात 2022-23 में कहा गया कि भारत में 11.28 रह गई है और उत्तर प्रदेश में 17.40 रह गई है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 तीनों ही बातें यहाँ पर सही लिखी गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये जो पहल शुरू की गई है आपके पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कि यह पहल SC/ST छात्रों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने पर केंद्रित है और इस पहल के अंतर्गत राज्य में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी जिससे इन बच्चों को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी करने में आसानी हो सकेगी। आगे बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के बारे में। 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही है। बहरीन के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिट में मुख्य अतिथि के रूप में क्या शामिल हुए थे? ये आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया भी था कि कौन यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुआ था। और समिट का यह 10वां संस्करण था गेटवे टू द फ्यूचर पर थीम पर आधारित था। तो देखो पहला सही है, तीसरा सही भी है, यानी कि बी ऑप्शन तो सही है, पहला और तीसरा सही है। लेकिन यहाँ पे जो मोहम्मद बिन जायद है राष्ट्रपति तो सही है लेकिन दोस्तों बहरीन के नहीं है, ये तो यूएई के। भला बहरीन से कब से भारत के बहुत अच्छे संबंध हो गए कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाएगा। ये भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो यहाँ पे एलिमिनेटिंग करके कि भारत के बहरीन से भी कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है बल्कि यूएई से हैं, तो यूएई के आ सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद इस समिट के मुख्य अतिथि भी थे। हाल ही में चर्चित में रहा उग्रम का संबंध किससे संबंधित है? उग्रम क्या था? ये आपका असॉल्ट राइफल थी जो कि उग्रम डीआरडीओ और द्वीपा आर्मर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असॉल्ट राइफल है। आगे प्रश्न देखते हैं
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वच्छ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया, यानी कि स्वच्छ भी है और साथ ही साथ हेल्दी भी जो फूड स्ट्रीट है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया प्रसादम का, तो ये उज्जैन में किया गया। जब आप महाकाल कॉरिडोर घूमने जाएंगे उज्जैन में तो वहां पर प्रसादम नाम से इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पे प्रसादम देश के प्रत्येक कोने में आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ेगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। इंडस इंड बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के साथ साझेदारी में यूपीआई सुविधा से लैस सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है क्या, यह पूछा जा रहा है। आगे, इसे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया। यह दोनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। इस कार्ड के जरिए सरकारी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग अनुभव मिलेगा। पारंपरिक क्रेडिट कार्ड के फायदे को यूपीआई के एडवांस फीचर के साथ जोड़ा जाएगा। फिर यहां पर देखते हैं 10 जनवरी 2024 को थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, जिसे हम लोग CREA बोलते हैं, इसके द्वारा रिपोर्ट दी गई कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है। तो अगर आप देखोगे, मैंने अभी लेटेस्ट जो है कि आपको आई दृष्टि में पढ़ा था कि बर्नीहाट के बारे में, जो मेघालय का एक शहर है और ये सबसे अधिक प्रदूषित आपका शहर भी हो गया। दूसरे नंबर पे आपका बेगूसराय आता है और तीसरे नंबर पे आपका ग्रेटर नोएडा आता है उत्तर प्रदेश, जो कि ये सभी अगर आप देखोगे तो PM10 के आधार पे इसे ऑब्जर्व किया गया है। लेकिन जब आप PM 2.5 के आधार पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे पहले नंबर पे फिर बर्नीहाट मिलेगा, दूसरे पे बेगूसराय मिलेगा, लेकिन तीसरे पे यहाँ पे ग्रेटर नोएडा नहीं था, दिल्ली था। क्या था? दिल्ली था। अब यहाँ पे आगे प्रश्न देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस 2024 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग के अनुसार टीसीएस ने विश्व में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड का दर्जा प्राप्त किया। तो जो इस सूची में शीर्ष स्थान किसका था? तो मैंने बताया था आपको, आयरलैंड की कंपनी थी एक्सेंचर, इसका जो है कि शीर्ष स्थान था, जबकि दूसरे नंबर पे टीसीएस को मिलता है ब्रांड वैल्यू आईटी सेवा में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, अगर हम बात करें, देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको घटनासार और आई दृष्टि करंट अफेयर्स में कवर कराया था, और जो कुछ अतिरिक्त प्रश्न है अगर आप इनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हो, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया, वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लो। लगभग 13,000 से अधिक उस पर सब्सक्राइबर है। बाकी किसी फेक चैनल को मत ज्वाइन करना, बहुत सारे लोग इसका फेक चैनल भी बनाना शुरू कर चुके हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेहरान यानी ईरान में फारसी को नवीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की थी, तो बिल्कुल सही है। आधिकारिक तौर पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की जा चुकी है। तो देखो, अगर जिस समय ये प्रश्न ऐड किया गया था उस समय के हिसाब से दोनों बातें सही हैं, लेकिन वर्तमान में टोटल अब 11 जो है कि शास्त्रीय भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी? 11 हो चुकी है, यानी कि नई 5 भाषाएं और जोड़ी गई, जैसे पाली को जोड़ा गया, मराठी को जोड़ा गया, फारसी को जोड़ा गया, प्राकृत को जोड़ा गया है। ये मैंने कवर कराया था आपको, लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स का था ना अपडेटेड वाला सेक्शन, वहां पे मैंने इसको कवर किया था। अब आगे देख लेते हैं। हालांकि अभी तक जो 6 भाषाओं की बात करें तो 2004 में तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, फिर तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 भाषाएं तो हो ही गई। साथ में मैंने जो 5 भाषाओं में आपको प्राकृत, पाली, मराठी, फारसी, ये जो भाषाएं बताई, ये भी इसमें शामिल है। आगे देखते हैं। हाल ही में ऑपरेशन मार्ग बार समाचार किस देश ने चलाया था? तो यहां पर आप देखोगे कि ये पाकिस्तान के द्वारा संचालित किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, डेथ टू समाचार चलाया था। आगे प्रश्न देखते हैं 38। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसको एक्सपोसैट मिशन के रूप में कहा था, जिसमें एक्सरे रेस के ऊपर बात करेंगे, इसका सफल परीक्षण कर लिया था। बिल्कुल सही है। और तो और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एक्सपोसैट का लक्ष्य पृथ्वी की जलवायवीय गतिविधियों का अध्ययन करना था। क्या? नहीं मेरे दोस्त, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले करंट अफेयर्स आई दृष्टि में पढ़ाया भी था कि इसका जो उद्देश्य था ना, एक्सपोसैट PSLV C58 से गया था, और इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में जो एक्स किरणें होती हैं, इनके स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है, यही इसका उद्देश्य था। और इसी के साथ साथ ब्लैक होल्स, पार्टिकल्स वगैरह, जो इनकी खोज करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश हो जाएगा। इससे पहले USA ऑलरेडी है, तो इसीलिए दूसरा तो गलत हो गया भैया कि जलवायु स्थिति की बात नहीं करनी थी, तो केवल पहला सही होगा, अर्थात C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, देखो जो करंट आपने मेरे साथ पढ़ी होगी, और खासकर ये चीज नोटिस करना, जो टॉपिक आपने पढ़ा है मेरे साथ, उस टॉपिक में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब आपको इसमें प्रश्न में देखने को मिलेंगी। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैंने हटा रखी थी। वैक्सीन जो है, वैश्विक
वैक्सीन गठबंधन गावी के सहयोग से किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो भैया दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसने मलेरिया के लिए जो है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका अफ्रीकी कंट्री कैमरून की बात करें। कैमरून 6 महीने की उम्र तक के सभी शिशुओं को मॉस्किरिक्स RTS टीका निःशुल्क प्रदान कर रहा है 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को, सॉरी 6 महीने के सभी बच्चों को। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण किया? तो ब्लैक टाइगर की बात की जा रही है, ठीक है, टाइगर सफारी की बात नहीं, ब्लैक टाइगर सफारी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये ओडिशा के द्वारा किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने मयूरगंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना का अनावरण किया। हालांकि अब वर्तमान में नवीन पटनायक जी वहां के मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि जब अभी जून में चुनाव हुए थे तो जून में उनकी सरकार गिर गई थी, जो कि बीजू जनता दल से समय थे। अब वहां पे मांझी साहब के नेतृत्व में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। आगे देखते हैं, बीसीसीआई ने कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया था? तो अगर आप इसको देखोगे तो ये सम्मानित किया गया था आपके रवि शास्त्री जी और फारूक इंजीनियर, इन दोनों लोगों को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहां पर हम पढ़ेंगे 23 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने हैदराबाद में नमन पुरस्कार समारोह में वर्ष 2019-20 के लिए रवि शास्त्री के साथ साथ भारत के पूर्व विकेट कीपर फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे अगर हम सही कथन को पढ़ें, इसका आयोजन यूएई के दुबई में 13 से 15 जनवरी 2024 तक किया गया था, बिल्कुल सही। और इस सम्मेलन की जो थीम थी गैर संचारी गंभीर रोग आयुष के माध्यम से बचाव एवं प्रबंधन। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि इस टेस्ट सीरीज की जो खासियत है ना, वो ये खासियत है कि इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए जा रहे होंगे मैक्सिमम आपको करेक्ट स्टेटमेंट दिए गए होंगे। इट मींस कि आप एक क्वेश्चन के दोनों तीनों चारों जो भी स्टेटमेंट दिए गए आप उन्हें याद कर सको, पढ़ सको, रट सको, क्योंकि उसमें फिर आपको नेगेटिव नहीं पॉइंट ढूंढने हैं, सारे के सारे पॉजिटिव कमेंट होते हैं, सारे के सारे सही उत्तर वाले कमेंट होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, इसलिए आप डायरेक्ट उसे रट सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे अनुवादिनी ऐप है। इस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। यह कदम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों के अनुसार है, जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्व पर जोर देगी। तो कुल मिला के अगर कोई बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा में स्टडी नहीं कर पा रहा है, तो आप जहां भी अगर कर रहा है अंग्रेजी वगैरह में, तो वो क्या कर सकता है? अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसका प्रयोग कर सकता है। और अगर वो अंग्रेजी भाषा में पढ़ रहा है या अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहा है, और अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे कोई अपनी इंटरनेशनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, तो वो भी कर लेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कानून और न्याय मंत्रालय ने भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो हमारा संविधान हमारा भविष्य, या संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, या फिर आपसे कहा जा रहा है हमारा संविधान हमारा सम्मान? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान हमारा सम्मान है। 24 जनवरी 2024 को हमारे उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया, जिससे आपको पूरे वर्ष अपने संविधान के प्रति अपनी निष्ठा और सम्मान को और ज्यादा बढ़ा देना है, जबकि पहले से तो आप कर ही रहे हो, लेकिन और ज्यादा बढ़ा देना है। अब आगे बात करते हैं, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो ये आपका 9वें स्थान पे आता है। इससे पहले सबसे अधिक जो शीर्ष देश है वो अमेरिका है, जिसके बाद लगभग 8133.46 टन है, और भारत के पास कितना 9वें रैंक पे 800.78 टन है केवल। दूसरे नंबर पे आपका जर्मनी, तीसरे नंबर पे इटली आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तुर्की की संसद ने स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आगे बात करेंगे, सदस्यता के लिए आवेदन स्वीकार होने के बाद स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य हो गया। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट सही है कि अब स्वीडन को भी क्या मिला, 32वें सदस्य के रूप में मंजूरी मिल गई है, जबकि इससे पहले फिनलैंड को 4 अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य घोषित किया गया था। लेकिन अब आपका तुर्की के समर्थन के बाद हंगरी का एकमात्र नाटो सदस्य देश है जिसने स्वीडन के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी, बाकी सभी लोगों ने मंजूरी दे दी थी। आगे बात करते हैं, बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा
राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 19 जनवरी 2024 में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी समुदायों की गणना के लिए अपनी व्यापक जाति जनगणना शुरू कर दी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता आंदोलन की, यह भी मैंने बताया था। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शिखर सम्मेलन 19 और 20 जनवरी 2024 को युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया था। तो बिल्कुल सही है। और इसकी थीम क्या मानवता की रक्षा हेतु युद्ध विराम था? तो ये इसकी थीम नहीं थी, बल्कि साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यानी कि और भी बेहतर किया जा सके, हमारी जो कॉमन ग्लोबल जो एक प्रॉस्पेरिटीज है इसको और बेहतर किया जा सके। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल पहला ही सही है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविसियोर का संबंध किससे? तो हेविसियोर आपके हेपेटाइटिस ए से संबंधित है, जबकि हमारे भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के सिम्टम्स या केसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हमने पहले हेपेटाइटिस ए को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। तो ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है, जो पहली खुराक 12 महीने से ऊपर की उम्र में दी जाती, जबकि दूसरी खुराक पहली खुराक से कम 6 महीने के बाद दी जाएगी, गैप रखा जाएगा। यानी आप 12 साल के बच्चे को नहीं दे सकते, 12 साल के ऊपर के बच्चे को दोगे, और जब दूसरी बार उसे खुराक दोगे तो कम से कम 6 महीने का गैप आपको रखना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकार वी सोमपुरा ने अपने बेटे आशीष के सहयोग से बनाया। ये मंदिर का डिजाइन है, अभी इसके बात पे ध्यान देना, मंदिर के डिजाइन की बात कर रहा है। फिर यहां पर देखोगे मंदिर का निर्माण पारंपरिक द्रविड़ शैली में किया गया, यही बात गलत हो जाएगी, क्योंकि द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं वो सामान्यतः आपके कृष्णा गोदावरी के बेसिन के नीचे जाके दक्षिण भारत में उसका निर्माण किया था। हमारे जो उत्तर भारत के जो मंदिर होते हैं वो सामान्यतः नागर शैली में विकसित किए गए, और नागर और द्रविड़ का जो मिश्रित रूप देखने को मिलता है विंध्यन शैली का देखने को, बेसर शैली के रूप में देखने को मिलता है। तो हमारा उत्तर भारत का मंदिर है, अयोध्या का मंदिर है, तो इसे हमने नागर शैली में बनाया है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, मुख्य मंदिर की संरचना में राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर शामिल है। तो ये तीसरा बात सही है, क्योंकि यहाँ से अलग अलग चीजें लाई गई हैं, इवन कि यूपी से कौन सी चीजें गई हैं, कर्नाटक से कौन सी गई, बिहार से कौन सी गई, ये सभी चीजें मैंने श्री राम जन्मभूमि वाले टॉपिक में कवर की थी। तो इसीलिए आपका दूसरा ही केवल स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है। आगे देखते हैं, बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन हैं? तो इंद्रमणि पांडे जी हैं, और ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारी इंद्रमणि पांडे जी को ढाका में बिम्स्टेक के महासचिव पद पर नियुक्त किया गया। विश्व की सबसे ऊंची बी.आर. अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा, सोशल जस्टिस की जो प्रतिमा है, ये आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश की गई, जो कि उसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती के अंबेडकर स्मृति वन में अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची 206 फीट की जो प्रतिमा थी, इसका अनावरण किया। हालांकि वर्तमान में तो वहां पे जो है कि पवन कल्याण जी और चंद्रबाबू नायडू जी, इनके नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही है, जगन मोहन रेड्डी अब वहां के सीएम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ई साक्षी ऐप का संबंध किससे है? तो ई साक्षी ऐप के संबंध की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रशासन से संबंधित, यानी इसे आप कह सकते हो MPLAD, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, इस योजना से संबंधित है ई साक्षी ऐप के बारे में। क्लियर हो गया ये? अब यहां पर हम चलते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर के विनियमन हेतु दिशा निर्देश 2024 जारी किया, और साथ ही साथ इसके अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 15 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। ये दिशा निर्देश 12वीं के बाद जेई, नीट और स्क्लैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे केवल पहला और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उम्र 15 वर्ष नहीं बल्कि 16 वर्ष की गई कि इससे कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में बात करेंगे, तो इस संदर्भ में कथनों पे विचार करो। 2019 में शुरू की गई यह योजना उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की प्रमुख पहल है, तो बिल्कुल सही बात है ये। और अप्रैल 2024 में प्रति लाभार्थी अनुदान 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 हुआ, तो नहीं, ये मैंने यूपी बजट वाले टॉपिक में पढ़ा था, आई दृष्टि में भी घटनासार में भी 15,000 से बढ़ाकर इसको 25,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ इसको कितनी किस्तों में दिया था? 6 किस्तों में दिया जाता है पूरा आपका। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। तो अप्रैल 2024 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपए से बढ़ा के 25,000 रुपए 1 साल के लिए किया गया है।
उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू वाराणसी में एस्टैब्लिश होगा। 30 जनवरी 2024 को बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रेचर मशीन लगाई गई है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में डिजिटल डिटॉक्स पहल की घोषणा की और इस पहल का लक्ष्य लोगों द्वारा डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया में बिताए जाने वाले समय को कम करना है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? राज्य श्रेणी में तो ओडिशा को मिला है, जो कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में राज्य श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ओडिशा को मिला, जिसकी थीम क्या थी कि विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण को मिला है। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रश्न था ये वाला। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था, यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति को छठी बार मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और वो मौजूद भी थे, और मैंने इसके ऊपर भी एक टॉपिक आपको डिस्कस किया था। तो दोस्तों आज हमारी ये पहली क्लास है करंट अफेयर्स की। हालांकि आगे से मैं आपको डेली कोशिश करूंगा कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊं, ताकि आपके 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये मान के चलिए 990 क्वेश्चन है इसमें लगभग। मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे पोस्ट की है आपको, ठीक है। लेकिन आज जो है कि अभी रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, लगभग 2-2:30 बज रहे हैं, और इस समय क्लास बनानी पड़ रही है, क्योंकि 2 दिन से क्लास में बनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सोचा आज से ही शुरू कर दूं। जब शुरू हो जाएगी एक बार तो कंटिन्यू आने लग जाती है ना। वो कहते हैं ना, किसी भी काम को शुरू करने में बस टाइम लगता है, उसके बाद तो कंप्लीट वो आसानी से हो जाती है। तो आज आप लोग 58 क्वेश्चन के साथ इसको एंजॉय करिए, रिवाइज करिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो फाइल सेक्शन में जाके। और जो मैंने आपको दिवाली ऑफर दिया है दोस्तों, उसको आप ग्रैब कर सकते हो। क्या करना है आपको, मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि इस वीडियो के नीचे भी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से आप जाके मेरी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए। वहां पे सारे ऑफर्स की डिटेल आपको दे दी जाएगी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।